हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने एपीआई गेटवे आर्किटेक्चर को डिटेल में समझा था। अब आज हम उसी एपीआई गेटवे में राउटिंग का इंटरनल फ्लो एंड फंक्शनैलिटी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब राउटिंग को डीप डाइव करने से पहले ये समझ लेते हैं कि राउटिंग एक्चुअली में है क्या। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट कौन सी माइक्रो सर्विस तक जाएगी, कैसे जाएगी और किस कंडीशन पे जाएगी, ये सब राउटिंग डिसाइड करता है। मतलब किसी इनकमिंग रिक्वेस्ट को करेक्ट माइक्रो सर्विस तक पहुंचाना राउटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। अब स्प्रिंग क्लाउड गेटवे में दो तरह की राउटिंग होती है, जिसमें सबसे पहला है स्टैटिक राउटिंग। तो पहले इसे समझ लेते हैं। तो जब हम मैनुअली application.yml या application.property में सर्विस के URL डिफाइन करते हैं, उसे स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। अब इसे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाना होता है। जिस तरह से आप एक नॉर्मल माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट बनाते हो, उसी तरह से इसको बनाना होता है, जिसमें आपको गेटवे की डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। बट ये डिपेंडेंसी ऐड करते टाइम बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि जब आप डिपेंडेंसी ऐड करने जाते हो तो वहाँ पे दो तरह की गेटवे डिपेंडेंसी आपको दिखती है। एक में लिखा होता है गेटवे और दूसरे में लिखा होता है रिएक्टिव गेटवे, जिसके लिए अगर आप गूगल या चैट जीपीटी में देखते हो, सर्च करते हो, तो वहाँ पे ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको गेटवे ही यूज करना है। बट ऐसा नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, आपको गेटवे रिएक्टिव ही यूज करना है। क्योंकि अगर आप गेटवे की डिपेंडेंसी ऐड करते हो तो आप चेक करोगे अपने pom.xml में, तो उधर आपको स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे सर्वर वेब एमवीसी की डिपेंडेंसी दिखेगी। बट हमें ये वेब एमवीसी नहीं चाहिए। अगर आप ये ऐड कर लेते हो तो जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे तो उसमें मल्टीपल एरर आ जाएंगे। इसलिए आपको रिएक्टिव गेटवे का ही यूज करना है, क्योंकि जब आप रिएक्टिव गेटवे यूज करते हो तो आपके pom.xml में स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर गेटवे सर्वर वेब फ्लक्स की डिपेंडेंसी ऐड हो जाती है। एंड एक्चुअली में यही आपको चाहिए होता है, क्योंकि जो मॉडर्न एप्लीकेशन है वो सारे वेब फ्लक्स एंड रिएक्टिव बेस्ड होते हैं। इस वजह से हमें भी वेब फ्लक्स ही यूज करना होता है। अब जो मैं चीज़ें ये आपको बता रहा हूँ, सेम चीज़ आपको स्प्रिंग के डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। सेम चीज़ वो भी रिकमेंड करते हैं कि आपको गेटवे नहीं, रिएक्टिव गेटवे ही यूज करना है अपने गेटवे प्रोजेक्ट में। ठीक, तो उस लिंक में जाके मैं जो बोल रहा हूँ उसको वेरीफाई कर सकते हो। अब इधर ये रिएक्टिव एंड वेब फ्लक्स क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना के कवर करूँगा। अभी आप बस इतना समझिए कि गेटवे में राउटिंग कैसे अचीव करते हैं। अब डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हमें राउटिंग डिफाइन करनी होती है, जिसके लिए application.yml या application.property में इनको डिफाइन कर दीजिए, या फिर जावा कॉन्फिग क्लास का यूज कर सकते हो। तो हम दोनों को यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि YML में राउटिंग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए इस तरह से आपको कोड यूज करना पड़ता है, ये प्रॉपर्टी सेट करनी होती है। मैं इसको एक एक करके समझा देता हूँ। इधर इस एग्जांपल में हम 3 सर्विसेज के लिए गेटवे में राउटिंग डिफाइन कर रहे हैं। मतलब ये गेटवे ओनली 3 सर्विसेज का रिक्वेस्ट ही हैंडल करेगा। अब राउटिंग सेट करने के लिए आपको सबसे पहले spring.cloud.gateway.route सेट करना पड़ता है, जो ये बताता है कि यहाँ पर हम गेटवे की राउटिंग डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद आप जितनी भी राउटिंग सेट करते हो, मतलब जितनी भी सर्विसेज के लिए राउटिंग सेट करते हो, उसमें आपको 3 प्रॉपर्टी देनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है आईडी। ये एक यूनिक राउट नेम होता है, जिसको स्प्रिंग क्लाउड गेटवे इंटरनली किसी राउट को यूनिकली आइडेंटिफाई एंड मैनेज करने के लिए यूज करता है। इसके बाद है URI। तो इधर हम मैनुअली सर्विस का एड्रेस लिख रहे हैं, इसीलिए इसे स्टैटिक राउटिंग बोला जाता है। मतलब इधर हमने बताया है कि यूजर सर्विस 8081 पे चल रही है एंड गेटवे अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस रिक्वेस्ट को डायरेक्टली इसी URL पर फॉरवर्ड करेगा। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि स्प्रिंग क्लाउड गेटवे इंटरनली java.net.uri को ही यूज करता है, इसलिए यहाँ पर URI होना चाहिए। यहाँ पे आप URL मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोगों को डाउट होता है कि जो URI है या URL है वो दोनों एक ही चीज़ तो होती हैं, क्योंकि देखने में URL और URI सेम दिखती है, बट ऐसा नहीं होता। देखो, URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। मतलब ये किसी रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, जिसमें 2 चीज़ें होनी मैंडेटरी होती हैं। एक रिसोर्स कौन सा है एंड दूसरा रिसोर्स कैसे आइडेंटिफाई होगा। इसके अलावा कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता है। बट जो URL होता है उसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, जिसमें 4 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं: प्रोटोकॉल, होस्ट,
पोस्ट एंड पाथ। इस वजह से किसी भी यूआरएल को यूआरआई तो बोल सकते हैं, बट हर यूआरआई यूआरएल नहीं होती। तो अभी ये जो चीज लिखी है ये एक यूआरआई भी है एंड यूआरएल भी है, बट स्प्रिंग क्लाउड गेटवे ओनली यूआरआई ही समझता है, इस वजह से यहाँ पे ये यूआरआई लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब हम आईडी का यूज कर रहे हैं तो फिर यूआरआई का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का काम तो सेम है। ये भी राउट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एंड इसके थ्रू भी हम राउट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आईडी का यूज होता है वो इस राउट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, बट यूआरआई का यूज इसलिए करते हैं ताकि गेटवे को ये पता चल सके कि ये रिक्वेस्ट किस माइक्रो सर्विस तक फॉरवर्ड करनी है। ठीक, इसके बाद आता है प्रीडिकेट्स। इसका मतलब होता है कोई कंडीशन या रूल जिसके बेस पे एपीआई गेटवे ये डिसाइड करता है कि ये रिक्वेस्ट इस राउट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब इसके लिए आप एक लिस्ट सेट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल रूल और कंडीशन की एक लिस्ट डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, जिसमें पाथ के अलावा भी ये सारे प्रेडिकेट डिफाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे एक रूल होता है कि जितने भी आप प्रेडिकेट यूज करोगे किसी भी राउट के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए सारे मैच होने चाहिए। अगर सारे प्रेडिकेट यहाँ पे मैच हो रहे हैं तभी यूआरआई में जो मेंशन सर्विस है उसमें इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अब इसमें पाथ, मेथड, हेडर, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ /user/abstract, तो इसका मतलब होता है कि जो रिक्वेस्ट इस यूजर स्लैश से स्टार्ट होगी ये राउट उसी को यहाँ पे अलाउ करेगा। इसके अलावा अगर आप मेथड भी सेट कर दे तो यहाँ पे जैसे मैंने मेथड को गेट सेट कर दिया है तो वो पाथ तो देखेगा ही देखेगा, इसके अलावा ये भी चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट है उसका मेथड क्या है, गेट है, पोस्ट है। अगर गेट हुआ तभी अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके बाद अगर आप एक और प्रेडिकेट यूज कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे हेडर में सेट कर दिया है रोल और एडमिन, तो वो हेडर चेक करेगा एंड देखेगा कि इसमें रोल एडमिन है क्या है, तो फिर अगर उसको अकॉर्डिंगली चीज़ें मिल जाती हैं तभी उसको आगे भेजेगा, नहीं तो उसको ब्लॉक कर देगा। इस तरह से इस राउट के लिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी होती हैं। ठीक, तो ये तो हो गई YML फाइल की कॉन्फ़िगरेशन। अब समझते हैं कि जावा कॉन्फ़िग क्लास में कैसे कॉन्फ़िगर सेट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक जावा क्लास क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें इस तरह से कोड आपको लिखना होता है। अब अगर इसमें हमें मल्टीपल राउट डिफाइन करने हैं जैसे हम YML फाइल में कर रहे थे, तो यहाँ पे बिल्ड से पहले फिर से .route मेथड को कॉल कर देंगे एंड सेम चीज़ें उसमें लिख देंगे। इस तरह से मल्टीपल सर्विस को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब जब सारी राउट को यहाँ पे डिफाइन कर देते हो, इसके बाद ये बिल्ड मेथड को कॉल किया जाता है जो सारी राउट डिफिनेशन को कलेक्ट करने के बाद एक फाइनल इम्यूटेबल राउट लोकेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, जिसे स्प्रिंग क्लाउड गेटवे रन टाइम पर यूज कर लेता है। अब एक बार इस पूरे कोड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज किया है राउट लोकेटर का, जो कि स्प्रिंग क्लाउड गेटवे का एक कोर इंटरफेस है जिसका काम है गेटवे के लिए सारी राउटिंग के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मतलब जब भी क्लाइंट के थ्रू कोई रिक्वेस्ट आती है तो गेटवे इंजन राउट लोकेटर को कॉल करता है, जिसके बाद सारी इंफॉर्मेशन, सारी लिस्ट जो भी हमने डिफाइन की होती है इस क्लास में, वो सब कुछ उठा के गेटवे इंजन को प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद गेटवे सारे राउट्स का प्रेडिकेट चेक करता है एंड उसे जब भी कोई ऐसा राउट मिल जाता है जिसके सारे प्रेडिकेट सेटिस्फाइड होते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को जो भी राउट के अंदर यूआरआई में हमने पाथ सेट किया है उसमें फॉरवर्ड कर देता है। मतलब राउट लोकेटर स्प्रिंग क्लाउड गेटवे का एक अकेला कोर इंटरफेस है जो राउट इंफॉर्मेशन गेटवे इंजन को प्रोवाइड करता है। अब इससे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये जो राउट लोकेटर है ये राउटिंग का सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है जैसे रिक्वेस्ट को चेक करना, प्रेडिकेट एवेल्यूट करना, फिल्टर्स लगाना, फॉरवर्ड करना, ये सारी फंक्शनैलिटी गेटवे इंजन के थ्रू ही हैंडल होती है। अब इसके फ्लो को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले किसी ब्राउजर, मोबाइल ऐप या पोस्टमैन के थ्रू एक रिक्वेस्ट आती है। अब क्योंकि स्प्रिंग क्लाउड गेटवे स्प्रिंग वेब फ्लक्स प्लस नेटी पर बेस्ड होता है, इसलिए जैसे ही रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले वो नेटी HTTP सर्वर पर लैंड होती है जहां पर एक नॉन ब्लॉकिंग इवेंट लूप चल रहा होता है। जिसके बाद नेटी इस रिक्वेस्ट को डिस्पैचर हैंडलर को फॉरवर्ड कर देता है, जो कि बिल्कुल स्प्रिंग MVC के डिस्पैचर सर्वलेट की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि ये जो डिस्पैचर हैंडलर है इसमें सब कुछ रिएक्टिव, असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग होता है। अब ये डिस्पैचर सबसे पहले
राउट प्रेडिकेट हैंडलर मैपिंग को कॉल करता है, जो डिसाइड करता है कि इस रिक्वेस्ट के लिए कौन सा हैंडलर यूज होगा, जिसके लिए मोस्टली फिल्टरिंग वेब हैंडलर का ही यूज किया जाता है। बट इसे कॉल करने से पहले राउट प्रेडिकेट हैंडलर मैपिंग को राउट सेलेक्ट करना होता है। अब राउट सेलेक्ट करने हैं तो पहले उसको सारे राउट चाहिए होंगे, जिसके लिए वो कॉल करता है राउट लोकेटर को, जिसके बाद राउट प्रेडिकेट हैंडलर मैपिंग को सारी राउट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसको सारी राउटिंग इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, बट इसका दूसरा काम भी होता है करेक्ट राउटिंग को सेलेक्ट करना। मतलब इसको चेक करना होता है कि जितनी भी इसको राउटिंग इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से वो राउट कौन सा है जो रिक्वेस्ट के साथ मैच कर रहा है। एंड इसी चीज को समझने के लिए ये इंटरनली कुछ क्लास की हेल्प लेता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है कंपोजिट राउट लोकेटर। मतलब राउट लोकेटर एक इंटरफेस है एंड हमें इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक क्लास की जरूरत होती है। एंड इसी इंटरफेस का जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है उसे ही कंपोजिट राउट लोकेटर बोलते हैं। मतलब गेटवे एक्चुअली इसी क्लास के थ्रू ही सारी राउटिंग को गाइड कर पाता है। इसके अलावा 3 और क्लासेस यूज होती हैं, जिसमें है प्रॉपर्टीज राउट लोकेटर, जो application.yml या application.property से राउट को रीड करता है। इसके बाद है राउट डेफिनेशन राउट लोकेटर, जिसका काम है राउट डेफिनेशन को एक्चुअल राउट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। इसके बाद आती है कॉन्फ़िग क्लास, जहाँ पे हमने सारी राउटिंग को डिफाइन किया हुआ है। मतलब हमने जो ये राउट लोकेटर बिल्डर डॉट बिल्ड का यूज किया था वो यहीं पर आके अपनी चीजें कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद फाइनली कंपोजिट राउट लोकेटर सारे राउट्स को कंबाइन करता है। मतलब जितने भी राउट लोकेटर हैं उन सब का इंफॉर्मेशन कंबाइन करता है एंड राउट प्रेडिकेट हैंडलर मैपिंग को रिटर्न कर देता है। इसके बाद राउट प्रेडिकेट हैंडलर मैपिंग एक एक राउट उठाता है एंड उनकी प्रेडिकेट एवल्यूट करता है। मतलब ये चेक करता है कि पाथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, HTTP मेथड सही है या नहीं है, हेडर्स, क्वेरी, परम्स, होस्ट, IP, टाइम सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। एंड जैसे ही कोई राउट मैच कर जाता है ये तुरंत फिल्टरिंग वेब हैंडलर को कॉल कर देता है, जिसके बाद फिल्टरिंग वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें गेटवे पहले ग्लोबल प्री फिल्टर यूज करता है। इसके बाद राउट स्पेसिफिक फिल्टर यूज करता है, जहां पर ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग, रेट लिमिटिंग, हेडर मॉडिफिकेशन ये सारी चीजें परफॉर्म होती हैं। इसके बाद रिक्वेस्ट को रिक्वायर्ड सर्विस तक फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये था पूरा फ्लो। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो स्टैटिक राउटिंग है ये प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है, वहां पर डायनामिक राउटिंग का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर सर्विस का पोर्ट चेंज हुआ या फिर किसी सर्विस के मल्टीपल इंस्टांस बन गए तो गेटवे को आपको मैन्युअली फिर से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे हमें डायनेमिक राउटिंग का यूज करना चाहिए। अब स्प्रिंग क्लाउड गेटवे में डायनेमिक राउटिंग का मतलब होता है कि गेटवे के राउट रन टाइम पर ही चेंज किए जा सकते हैं। ये राउट्स सर्विस डिस्कवरी, कॉन्फ़िग सर्वर या डेटाबेस के थ्रू आते हैं, मतलब किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के थ्रू आते हैं, जिसके लिए गेटवे एप्लीकेशन में हमें बार बार चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती एंड बार बार इसको स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब जैसा कि मैंने बताया कि डायनेमिक राउटिंग किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से आता है, जिसके लिए सबसे कॉमन तरीका होता है सर्विस डिस्कवरी के थ्रू डायनेमिक राउटिंग अचीव करना, जिसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट में जहां पर आपने रिएक्टिव गेटवे की डिपेंडेंसी ऐड की थी उसी के नीचे ये डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है। ये स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी है जो रन टाइम पे आपको राउट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अपने application.yml में जहाँ पे आप URI सेट कर रहे थे उसकी जगह इस तरह से ये लोड बैलेंसर पाथ सेट करना होता है। बस आप जैसे ही इतनी चीज़ें सेट कर देते हो ये गेटवे यूरेका से ऑटोमेटिक सर्विस इंस्टांस उठाएगा एंड उस पर लोड बैलेंसिंग अप्लाई करेगा, जिससे गेटवे को डायनेमिक राउटिंग अवेलेबल हो जाता है। एंड यही अप्रोच रियल इंडस्ट्री में भी यूज होती है। अब अगर इसके फ्लो की बात करें तो जो मैंने अभी स्टैटिक राउटिंग में आपको फ्लो समझाया था, सेम राउटिंग फ्लो डायनेमिक राउटिंग में भी होता है। बस इसमें फर्क इतना होता है कि जहाँ पे हम राउटिंग स्टैटिक सेट कर रहे थे यहाँ पर राउटिंग डायनेमिक आती है। मतलब जो राउट का सोर्स होता है वो चेंज होता है। इसको ऐसे समझो कि आप चाहे राउटिंग स्टैटिक सेट करो या डायनेमिक, बट जो रिक्वेस्ट आएगी वो सबसे पहले नेटटी सर्वर पर ही लैंड होगी, जिसके बाद ये रिक्वेस्ट को डिस्पैचर हैंडलर को फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब इसके बाद स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था, राउट प्रेडिकेट हैंडलर मैपिंग एक्टिवेट होता था एंड राउट लोकेटर से फिक्स्ड राउट इन्फॉर्मेशन लेता था। उसी तरह से डायनेमिक राउटिंग में भी राउट प्रेडिकेट हैंडलर मैपिंग एक्टिवेट होता है, बट यहाँ पे राउट लोकेटर
ये स्टैटिक राउटिंग नहीं प्रोवाइड करता, इसकी जगह पे ये डायनेमिक राउटिंग प्रोवाइड करता है। मतलब स्टैटिक राउटिंग में जहाँ पर इन क्लासेस का यूज किया जाता था, डायनेमिक राउटिंग में इनकी जगह दूसरी क्लासेस का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है डिस्कवरी क्लाइंट राउट लोकेटर। एंड यही वो क्लास है जो रजिस्ट्री से लाइव इंस्टेंस लेकर आता है। इसके अलावा अगर आप गिट यूज कर रहे हो तो कॉन्फ़िग बेस्ड राउट लोकेटर यूज होता है, जो गिट या कॉन्फ़िग सर्वर से राउट उठा के लाता है। इसके अलावा अगर आप डेटाबेस से राउट लाना चाहते हो तो उसके लिए आप एक कस्टम राउट लोकेटर बना सकते हो, जो यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक, तो ये थी गेटवे राउटिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपने समझा कि एपीआई गेटवे राउटिंग क्या होती है, राउटिंग फ्लो कैसे काम करता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग कैसे होती है, इंटरनल कौन कौन सी क्लासेस यूज होती हैं, सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक आपने समझ लिया। अब आपको क्या करना है, अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो आपको ये लेक्चर लाइक कर देना है, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।